हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका PSPCL का आपका ह्यूज नंबर ऑफ आपका जो है रिक्रूटमेंट आपका वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ आपका पोस्ट 622 आपका है। ठीक है, लेकिन इस एग्ज़ाम को आपका पोस्ट अगर नंबर ऑफ आपका ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो है एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। इसमें आपका मिनिमम आपका कट ऑफ है 40% सभी का आना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो है एक बेहतर आपका प्रिपरेशन की ज़रूरत है, और इसके लिए आपका इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट स्पेशली आपका डेडिकेटेड बैच आपका इसके लिए लॉन्च आपका कर चुकी है, जो 20 अप्रैल से आपका स्टार्ट है। ठीक है, आज हम लोग आपका जो है PSPCL में अब तक जो भी आपका क्वेश्चन आपका पूछे गए हैं उसमें हम लोग आपका मेजरमेंट सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन आपका देखेंगे। जो क्वेश्चन आपका लेवल अगर आप देखें तो बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई आपका बहुत स्टैंडर्ड आपका क्वेश्चन नहीं आता, पर फिर भी किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास उस सब्जेक्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा, तभी आप उस सब्जेक्ट को आपका उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन। आपका फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपका PSPCL में 2021 में। क्वेश्चन आपका है PMMC स्टैंड्स फॉर। आप जानते हैं PMMC आपका क्या होता है, तो PMMC मीन्स परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ये आपका क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। PMMC इंस्ट्रूमेंट का आपका यूज़ किस लिए करते हैं, तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट, और ये आपका जिस क्वांटिटी को मेजर करता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, DC क्वांटिटी को आपका मेजर करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का आपका लेवल क्या है। सेकेंड आपका हम लोग देखेंगे, सेकेंड आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रजिस्टेंस। कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट आपका यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रजिस्टेंस। अब इंसुलेशन रजिस्टेंस का मतलब आपका क्या होता है, तो इंसुलेशन मतलब डाई इलेक्ट्रिक रजिस्टेंस, और डाई इलेक्ट्रिक का वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और उस केस में हमें आपका जो भी डिवाइस हम लोग यूज करेंगे वो आपका डिवाइस क्या हो, केपेबल होना चाहिए उस हाई रजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मतलब आप क्या कह सकते हैं कि वेरी हाई रेजिस्टेंस, और वेरी हाई रेजिस्टेंस को आपका मेजर हम लोग किस डिवाइस से करेंगे, तो देखिए यहाँ आपका क्या दिया है, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर मतलब आपका क्या है, PMMC इंस्ट्रूमेंट, और PMMC इंस्ट्रूमेंट से अगर आपका जो है वोल्टेज और करंट हम लोग आपका मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं। नेक्स्ट आपका है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग आपका मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, यानी जिसका रेंज आपका क्या हो 1 to 10⁵ आपका जो है ओम के बीच हो, उसको हम लोग मेजर करते हैं किसके हेल्प से, व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से। नेक्स्ट आपका है मीगर। तो मीगर आपका क्या है, मीगर मेथड इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपका क्या होगा, मीगर। नेक्स्ट आप अगर ऑप्शन देखें, केल्विन डबल ब्रिज। केल्विन डबल ब्रिज आपका क्या होता है, आपका सबसे स्मॉलेस्ट आपका वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी 1 ओम से कम आपका जिसका भी रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है CRO स्टैंड्स फॉर। आप जानते हैं CRO क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसका यूज किस लिए करते हैं, तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ फेज एंड फ्रीक्वेंसी। CRO को जो डिज़ाइन आपका हम लोग करते हैं वो आपका किसके लिए होता है, तो आपका ये वोल्टेज से ऑपरेट आपका होता है। ठीक है, तो CRO का मतलब क्या है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। दैट मीन्स आप इसका क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। कौन सा ब्रिज आपका इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए नहीं यूज होता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखें, वेन ब्रिज। वेन ब्रिज आपका क्या होता है, यूज होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस।
ठीक है। नेक्स्ट आपका है एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज भी हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। थर्ड आपका है हेज ब्रिज, ये भी आपका यूज होता है। नेक्स्ट फोर्थ में आपका है डी शॉर्टी ब्रिज। डी शॉर्टी ब्रिज का यूज हम लोग इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए नहीं करते, ये आपका यूज होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, और उस कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए जिसका डाइइलेक्ट्रिक लॉस आपका क्या होता है, जीरो। तो ये आपका क्या होगा, डी शॉर्टी ब्रिज आपका यूज करते हैं किसके लिए, कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए, ना कि आपका इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा ब्रिज आपका हम लोग यूज नहीं करते आपका इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए, तो आपका क्या होगा, आपका डी शॉर्टी ब्रिज होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग व्हाई अ सीआरओ कैनॉट डायरेक्टली मेजर करेंट। मैंने अभी आपका इससे पहले आपका सीआरओ का क्वेश्चन था जिसमें आपका फुल फॉर्म पूछा हुआ था। सीआरओ आपका डिजाइन होता है ऑपरेट आपका करने के लिए, किसके लिए, आपका वोल्टेज के लिए। पर ऐसा नहीं है कि सीआरओ के आपसे आप कोई दूसरा आपका क्वांटिटी नहीं मेजर कर सकते। आप मेजर करेंगे उसको आपको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। ट्रांसड्यूसर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है आपसे कह रहा है कि वाई अ सीआरओ कैनॉट डायरेक्टली मेजर करेंट। तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि आप कहेंगे कि सीआरओ आपका डिजाइन होता है किसके लिए, फॉर द आपका जो है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सीआरओ हैज बिल्ट इन अमीटर नहीं, आपका सीआरओ रिक्वायर्स स्पेशल करंट मोड नहीं, आपका जो है सीआरओ कैन मेजर करंट डायरेक्टली विदाउट एडिशनल कंपोनेंट्स नहीं। सीआरओ इज डिजाइन टू मेजर वोल्टेज नॉट करंट। सीआरओ जो है वो डिजाइन होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, आपका जो है करंट के लिए नहीं। लेकिन आप करंट इससे मेजर कर सकते हैं, आपको क्या करना होगा, उस करंट को चेंज करना होगा वोल्टेज में। ठीक है। यानी इसका करेक्ट आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेज इन अ मेजरमेंट सिस्टम इंश्योर्स कंपेटिबिलिटी बिटवीन द ट्रांसड्यूसर आउटपुट एंड डिस्प्ले सिस्टम। अब आपका यहाँ पर आपसे क्या कर रहा है कि कौन सा स्टेज आपका मेजरमेंट सिस्टम का इंश्योर करता है कंपेटिबिलिटी बिटवीन ट्रांसड्यूसर आउटपुट एंड डिस्प्ले सिस्टम में। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो भी ट्रांसड्यूसर से आउटपुट आपका मिलता है वो आपका क्या होता है, प्रॉपर नहीं होता है टू डिस्प्ले, या आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्ले सिस्टम के लिए कंपेटिबल नहीं होता है। ठीक है। यानी जो आपको आउटपुट ट्रांसड्यूसर से मिलता है वो आपका नॉइजी आपका होता है और वीक होता है, ये आपका वीक होता है। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जिस फॉर्म में डिस्प्ले डिवाइस उसको डिस्प्ले कर सकता है उस फॉर्म में नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ट्रांसड्यूसर से आउटपुट आपका मिलता है उसको पास कराते हैं किससे, सिंगल कंडीशनिंग स्टेज से। किससे पास कराते हैं, सिंगल कंडीशनिंग स्टेज से। और जब आप सिंगल कंडीशनिंग स्टेज से पास करेंगे तो ये आपका क्या करेगा, अब तक जो ट्रांसड्यूसर आउटपुट जो मिल रहा था वो कंपेटिबल नहीं था। क्यों, क्योंकि वो नॉइजी है और आपका वीक सिग्नल है। इसको क्या करेगा, वो आपका रेक्टिफाई करेगा, यानी उसको इम्प्रूव कर देगा और कंपेटिबल बनाएगा कि वो आपका डिस्प्ले हो सके। ठीक है। तो ये आपका जो है कंपेटिबल बनाने के लिए जो आपका स्टेज आपका यूज होता है वो आपका क्या होगा, सिंगल कंडीशनिंग स्टेज। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज अफेक्ट फेज एंगल एरर इन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आपसे कह रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में फेज एंगल एरर आपका किसके कारण आपका होता है। तो देखिए आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में जो आपका नो लोड करंट आपका ड्रॉ होता है
वो आपका करंट आपका उसके कंपोनेंट आप नो लोड करंट कहिए या एक्साइटिंग करंट आपका कहिए। नो लोड करंट के दो आपका कंपोनेंट आपका होंगे, एक आपका आयरन लॉस कंपोनेंट करंट और दूसरा आपका होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट आपका कंपोनेंट करंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट ही आपका रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स। और ये आपका जब फ्लक्स आपका प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में फेज शिफ्ट आपका क्रिएट कर देता है। और जब आपका फेज शिफ्ट आपका क्रिएट होगा तो इसी फेज शिफ्ट के कारण आपका क्या होता है, फेज एंगल एरर होता है। क्या कह रहे हैं कि आपका जो है नो लोड करंट आपका जो ड्रॉ होता है ट्रांसफार्मर के द्वारा, वो आप उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक आयरन लॉस और दूसरा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट ही आपका जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स के लिए। और जब आपका फ्लक्स आपका प्रोड्यूस होगा तो उस केस में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच फेज का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है या आप कह सकते हैं फेज शिफ्ट हो जाता है। और यही फेज शिफ्ट रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फेज एंगल एरर के लिए। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी अफेक्ट द फेज एंगल एरर। तो कौन सा आपका क्वांटिटी अफेक्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट। इसी के कारण क्या हो रहा है, फेज एंगल एरर हो रहा है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कंपेयर टू इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आप यहां पर अगर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की आपका बात करें तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी आप इनपुट क्वांटिटी अप्लाई करते हैं उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है और आपका मेजरमेंट शो होता है। लेकिन जो मेजरमेंट शो होता है वो इंस्टेंटेनियस, यानी आपका एक पार्टिकुलर टाइम तक ही आपको क्या होगा, वो शो होगा। उसी में आपको क्या करना है, उसको आपको रीड करना है। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ आपका क्या होता है कि जिस पीरियड ऑफ टाइम तक आपका जो है उस इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा आप किसी डाटा को रिकॉर्ड आपका कर रहे हैं, तो सारे आपका जो है उस पार्टिकुलर पीरियड में क्या आपका जो है चेंजेज हुआ या क्या कुछ आप रिकॉर्ड किए हैं, वो सारे वैल्यू आपका शो करता है। यानी इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि उस पार्टिकुलर पीरियड में जो भी आपका डाटा आपने रिकॉर्ड किया वो सारे आपका अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। पहला आपका है यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट। नो, आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट आपका जो है नहीं यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लोअर पावर कंजम्पशन। पावर का यहाँ आपका क्या कह रहा है, स्पेशल आपका फीचर्स, ऐसे कोई भी डिजिटल आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें आपका क्या होता है, पावर का कंजम्पशन एज कंपेयर टू आपका क्या होता है, इंडिकेटिंग आपका इंस्ट्रूमेंट से आपका कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रोविजन ऑफ पेपर चार्ट मैकेनिज्म। यस, पेपर चार्ट मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि आप एक पार्टिकुलर पीरियड में जो भी डाटा आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका सारा आपका जो है डाटा चार्ट प्रिपेयर्ड आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आपका पूरी तरह से आपका जो है जो भी पार्टिकुलर पीरियड में आप जो भी आपका डाटा रिकॉर्ड किए हैं वो सारे आपको शो होंगे। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फॉर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द स्केल इज। अगर आप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की आप बात करें तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD इक्वल टू होता है आपका 1/2 I² DL बाई डी थीटा और कंट्रोलिंग टॉर्क TC इक्वल टू होता है आपका K थीटा। अगर आपका जो है एट इक्विलिब्रियम और आपका बैलेंस कंडीशन आप बात करें तो TC इक्वल टू आपका क्या होगा TD, और इस केस में हमें क्या मिलता है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। मतलब एक चीज़ तो आपका क्लियर है कि यहाँ जो स्केल आपका होता है वह यूनिफॉर्म स्केल नहीं होता है। तो ऑप्शन देखिए, पहला आपसे कह रहा है
क्रैम्प्ड एट द अपर एंड एंड स्प्रेड एट द लोअर एंड नहीं। अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर जो है, अगर करंट का वैल्यू कम होगा तो उस केस में आपका डिफ्लेक्शन आपका जो है वो बहुत आपका जो है यहाँ पर जो चेंज आपका होगा वो बहुत माइनर चेंज होता है। जैसे आप देखिए कि मैं अगर आपसे कहूँ कि 0.5 आपका करंट है तो 0.5 होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0.25 आपका होगा। 0.6 आपका होगा तो 0.36 होगा। पॉइंट आपका 7 होगा तो 0. आपका जो है 49 आपका होगा। ठीक है, पर लेकिन जैसे ही आपका करंट का वैल्यू एबव आपका 1 हो, जैसे आपको 2 रखिए तो ये 2 आपका रखेंगे तो ये क्या होगा 4 टाइम्स आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका जो स्केल होता है वो लोअर एंड पर आपका क्रैम्प होता है और अपर एंड पर जो है वो आपका स्प्रेड होता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा स्केल आपका जो है क्रैम्प्ड एट अपर एंड नहीं, ये आपका क्या होगा यूनिफॉर्म होगा नहीं। क्रैम्प्ड एट बोथ एंड नहीं, क्रैम्प्ड आपका बोथ एंड पर नहीं होता है, आपका लोअर एंड पर क्रैम्प होगा और अपर एंड पर स्प्रेड आपका होगा। ठीक है, तो क्रैम्प्ड एट लोअर एंड एंड स्प्रेड एट अपर एंड। ठीक है, और इसके पीछे हमने आपको रीजन बताया कि अगर करंट आप 1 से कम आप रखें तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन आपका का वैल्यू बहुत आपका कम आपका है। ठीक है, लेकिन 1 से ज़्यादा आप रख रहे हैं तो उस समय डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मूविंग कॉइल ऑफ अ गैल्वानोमीटर हैज 60 टर्न्स। एक आपका मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर मतलब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया है क्या है 60। और विड्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर, विड्थ जो आपका है उसका वैल्यू है 2 सेंटीमीटर एंड डेप्थ आपका जो है यानी हाइट आपका क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इट हैंग्स इन अ यूनिफॉर्म रेडियल फील्ड। जो आपका फील्ड है उसका वैल्यू दिया है 50 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपसे कह रहा है डिटरमिन द टॉर्क ऑन द कॉइल इफ इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। आपसे कह रहा है कि आपका कॉइल पर टॉर्क आपका कितना लग रहा है ये आपको बताना है। दैट मीन्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका कितना होगा ये बताना है जब करंट आपका क्या हो 1 मिली एम्पियर हो, 1 मिली एम्पियर हो। तो अब आप यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब आप पीएमएमसी ये आपका क्या है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, दैट मीन्स पीएमएमसी आपका इंस्ट्रूमेंट है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आपका याद करें तो आपका क्या होगा स्पिंडल के ऊपर कोर होता है और कोर के ऊपर आपका क्या होगा कॉइल होगा। जैसे ही मेजरिंग क्वांटिटी आप अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपका क्या होता है आपका कॉइल में आपका जो है स्पिंडल पर टॉर्क आपका लगेगा जिसके कारण पूरा सेटअप यानी कि कोर और आपका कॉइल रोटेट आपका करेगा। ठीक है, रोटेट करेगा तो उसके कारण आपका जो टॉर्क डेवलप आपका जिसके कारण रोटेट हो रहा है वो कौन सा टॉर्क आपका होगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका होगा। और हम लोग जानते हैं कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है तो TD इक्वल टू होता है NVAI, जहां N क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो कोर आपका होता है वो रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। अब अगर रेक्टेंगुलर इन शेप होगा तो यहाँ पर आपका जो है एरिया की अगर आपका बात करें तो एरिया क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ आपका जो है विड्थ इनटू हाइट, विड्थ इनटू हाइट। अब सारे आप यूनिट देखें तो ये आपका क्या है SI यूनिट में है, मुझे क्या करना होगा इस सेंटीमीटर को चेंज करना होगा आपका मीटर में। तो यहाँ पर आपका जो है पहले आप लिख लीजिए ये आपका विड्थ 2 सेंटीमीटर इंटू हाइट आपका 3, डैट मीन्स ये आपका क्या अब हाइट कहिए या आपका डेप्थ आपका कहिए ये आपका क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना होगा इसे चेंज करना होगा
मीटर में तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये आप सेंटीमीटर जानते हैं क्या होता है 10 टू पावर, डेसी सेंटी का मतलब 10 टू पावर -2, तो ये आपका क्या होगा 6 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब आप ये वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो आपको नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टर्न आपका है 60, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपका है 50 मिली का मतलब 10 टू पावर -3, और उसके बाद आपका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपका है 6 इंटू 10 टू पावर -4 इनटू आपका क्या है करंट आपका है 1 मिली, डेट मीन्स 1 इंटू 10 टू पावर -3, और यूनिट ऑफ टॉर्क आपका क्या होता है न्यूटन मीटर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू इसका मिल जाएगा, और ये आपका जो है इसका वैल्यू आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका होगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, ये आपको आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.8 इंटू 10 टू पावर -6 न्यूटन मीटर। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका क्या होगा 1.8 इंटू 10 टू पावर -6 न्यूटन मीटर, डेट मीन्स ये आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ अराउंड डैश कैन बी ऑब्टेन्ड। तो आपका इंडक्शन टाइप जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, फुल आपका डिफ्लेक्शन आपका होता है पॉइंटर का, और आपका जो डिफ्लेक्शन होता है फुल आपका इंडक्शन टाइप में वो अप्रॉक्सीमेटली 300 डिग्री तक होता है। ये आपका क्या होता है, इन केस ऑफ इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपका क्या होता है अराउंड 300 डिग्री तक आपका होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिजिटल एनर्जी मीटर डिस्प्लेस द एनर्जी यूज्ड ऑन एन एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले। आपसे क्या कह रहा है कि डिजिटल एनर्जी मीटर जो भी एनर्जी आपका यूज होता है उसको डिस्प्ले करता है किस पर, आइदर आपका एलसीडी पर और एलईडी पर, एंड सम कैन ऑल्सो ट्रांसमिट रीडिंग टू रिमोट प्लेसेस। आपका रिमोट प्लेसेस पर आपका ट्रांसमिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। कौन सा आपका जो है डिजिटल एनर्जी मीटर का पार्ट नहीं होगा। तो आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट मैग्नेटिक एम्पलीफायर। मैग्नेटिक एम्पलीफायर आपका जो है वो डिजिटल आपका एनर्जी मीटर का पार्ट नहीं होता है। ये आपका डिजिटल एनर्जी मीटर का पार्ट आपका नहीं होता है। ठीक है, मैग्नेटिक आपका एम्पलीफायर वहीं पर आपका यूज़ करते हैं जब इंस्ट्रूमेंट आपका क्या हो, मैग्नेटिक आपका जो है सर्किट के कारण आपका ऑपरेट हो रहा हो। ठीक है, यानी जो कंट्रोल आपका है वो मैग्नेट के कारण अगर हो रहा है तब हम लोग मैग्नेटिक एम्पलीफायर आपका यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो मैग्नेटिक एम्पलीफायर आपका डिजिटल एनर्जी मीटर का पार्ट नहीं होता है। अब आपका डिजिटल एनर्जी मीटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक आपका जो है डिवाइस आपका होता है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर बेस्ड आपका होता है। तो इसमें आपका क्या होता है, मीटरिंग सर्किट आपका होता है, रियल टाइम क्लॉक आपका होता है, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्किट भी आपका होता है। ठीक है, डिजिटल एनर्जी मीटर आपका जो है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पर वर्क करता है। ठीक है,
ना कि आपका मैग्नेटिक कंट्रोल पर। इसलिए इसका आपका क्या होगा, मीटरिंग सर्किट होगा, रियल टाइम क्लॉक भी होगा, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्किट भी होगा, पर मैग्नेटिक एम्पलीफायर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज सुटेबल फॉर डीसी ओनली। तो देखिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होता है कि अगर आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एसी सप्लाई आपका करेंगे तो उस केस में आपका होगा क्या कि फर्स्ट हाफ साइकिल यानी पॉजिटिव हाफ के लिए अगर एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका डेवलप हो रहा है तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो आपका टॉर्क डेवलप होगा वो जस्ट आपका ऑपोजिट डेवलप होगा, किसके, पॉजिटिव हाफ साइकिल के। अब इसके कारण आपका क्या होगा कि जो नेट टॉर्क आपका डेवलप होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। और जब नेट टॉर्क आपका डेवलप जीरो होगा तो उस केस में पॉइंटर डिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाता है। ठीक है, इसीलिए आपका क्या होता है, हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का यूज सिर्फ और सिर्फ डीसी मेजरमेंट के लिए करते हैं, एसी मेजरमेंट के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन है द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज ऑफ द सप्लाई। नहीं, आपका जो है डिफ्लेक्शन में आपसे क्या कहा कि आपका जो है सप्लाई पर आपका वाई पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज सुटेबल फॉर डीसी ओनली, वोल्टेज सप्लाई पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है। ठीक है, द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द सप्लाई। अगर आप एसी सप्लाई कर देंगे तो आपका क्या होगा, पॉइंटर में डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, जबकि डीसी सप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होगा। तो इस केस में आपका क्या है, पोलैरिटी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी। और सारे आप ऑप्शन, द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर डिपेंड्स अपॉन द करेंट, ऐसा आपका जो है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। जब डीसी सप्लाई आपका होगा तो उसका फ्रिक्वेंसी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ आप याद रखेंगे कि आपका जो है सप्लाई जो है वो पोलैरिटी पर आपका डिपेंड करता है, इसीलिए आपका क्या होता है, डीसी सप्लाई के डीसी आपका मेजर करने के लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टर्म एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी आपका क्या होता है कि मेजरमेंट जितना क्लोज आपका होगा ट्रू वैल्यू के, वो आपका क्या होगा, मेजरमेंट उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और प्रिसीजन का एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है। प्रिसीजन कहता है कि आप किसी क्वांटिटी को आपका मेजर कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ठीक है, उसका क्या वैल्यू है मुझे आपका मतलब नहीं है। अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट को आपका इनपुट आप दे रहे हैं, यानी वो क्वांटिटी दे रहे हैं जिसको मेजर करना है, और आप उसको मेजर करके एक वैल्यू दिया, अगर बार बार उस क्वांटिटी को आप उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करिए और सेम ही वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स वह इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, हाईली प्रिसाइज है, यानी कि रिपीटेबिलिटी पर आपका क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो फर्स्ट आपका है द डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी एंड क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू इज प्रिसीजन। नहीं, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू इज एक्यूरेसी होता है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। प्रिसीजन कैन इम्प्रूव बाय टेकिंग रिपीटेड मेजरमेंट्स। यस, प्रिसीजन आपका हम लोग कैसे, हमने क्या कहा कि अगर बार बार आपका मेजर कर रहे हैं और एक ही क्वांटिटी आपका दे रहा है, दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट आपका हाईली प्रिसाइज है। ठीक है, तो प्रिसीजन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय टेकिंग रिपीटेड मेजरमेंट्स, यानी आप एश्योर हो जाएंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रिसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक्यूरेट रीडिंग रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपका एक्यूरेट रीडिंग रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो आपका इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी आपका क्या होगा। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर एक्यूरेसी और आपका प्रिसीजन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है सिंगल मेजरमेंट इज इनफ टू डिसाइड एक्यूरेसी। नहीं, किसी भी आपका इंस्ट्रूमेंट का आपका जो है एक्यूरेसी, हमने कहा कि एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि आपका मेजरमेंट आपका जो है कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेजर हाई वोल्टेज एसी? आपका जो है कौन सा आपका बेस्ट वे होगा फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज एसी विथ रेजोनेबल एक्यूरेसी? तो पहला आपसे ऑप्शन दिया है यूजिंग मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। आप जानते हैं कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका वोल्टेज आपका मेजर करता है अप टू 100 मिली वोल्ट तक। तो ये वोल्टेज आपका हाई है नहीं, ठीक है। और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आपका डीसी क्वांटिटी को मेजर करता है। नेक्स्ट अगर आप एसी क्वांटिटी की आपका बात करें तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों को मेजर करने के लिए कैपेबल होता है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट आपका जो है हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज मेजर करने के लिए नहीं होता है। अगर आप मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस आप लगा भी देंगे तो आपका जो है हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज मेजर करने के लिए कैपेबल नहीं होता है, ठीक है। तो आप मूविंग आपका यहाँ पर हमने कहा कि अगर आप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में मल्टीप्लायर क्या होता है, टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ मेजरमेंट इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस मीटर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है अगर मल्टीप्लायर आप अप्लाई भी करते हैं तभी भी कैपेबल नहीं होता है हाई आपका वैल्यू ऑफ वोल्टेज मेजर करने के लिए। नेक्स्ट आपका है यूजिंग शंट रेजिस्टेंस। शंट तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि शंट आपका हम लोग यूज किस लिए करते हैं, टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ करेंट मेजरमेंट। करेंट के रेंज को आपका एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, एम्पलीफाई करना सिग्नल को, ना कि आपका जो है हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज को। नेक्स्ट आपका है यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। यस, हम लोग जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपका क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो तरह के होता है, एक आपका सीटी और दूसरा आपका होता है पीटी। पीटी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और आप जानते हैं इस ट्रांसफार्मर ऑपरेट किसके लिए करता है, एसी सप्लाई के लिए। तो ये आपका मेजर करता है हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज, हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपका मेजर करता है। और सीटी आपका करंट ट्रांसफार्मर, ये आपका मेजर करता है हाई वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन का आपका लेवल है कुछ आपका बहुत ज़्यादा आपका एक्सटेंडेड लेवल नहीं है, एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है, पर फिर भी इसका बेसिक अगर आपसे क्लियर नहीं होगा तो एक जो फिक्स ड्यूरेशन आपका जो है एग्ज़ाम का, उस पीरियड में आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व आपका जो है करेक्टली आप नहीं कर पाए। आप कुछ भी तो लगा सकते हैं पर करेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या है, बेहतर आपको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। और मैंने आपको कहा कि आपका इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए आपका बैच लॉन्च कर चुकी है। 20 अप्रैल से आप ज्वाइन करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका है when an aluminum disc is placed between two poles of an electromagnet excited by AC, an EMF is induced in the disc. If a closed path is provided, the EMF forces a current to flow in the disc. The force produced by the interaction of induced current and alternating magnetic field makes the disc move. What is this effect used in secondary measuring instrument? तो ये आपका कि एक लंबा चौड़ा आपको स्टेटमेंट दिया है। अगर आप याद हो आपको एनर्जी मीटर का वर्किंग, तो एनर्जी मीटर कैसे वर्क आपका करता है, तो पहले कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो एनर्जी मीटर में दो कॉइल होता है, एक आपका प्रेशर कॉइल और दूसरा आपका होता है करंट कॉइल, ठीक है। और इस दोनों कॉइल के बीच में आपका क्या होता है, डिस्क होता है, ठीक है। और इसी आपका जो है इसमें आपका जब भी आप करंट और वोल्टेज अप्लाई करेंगे, प्रेशर कॉइल में वोल्टेज और आपका लोड का करंट कॉइल में आपका फ्लो होगा, तो इसके कारण फ्लक्स डेवलप होता है। और यही फ्लक्स आपका क्या करता है कि रोड आपका डिस्क को कट करता है
जिसके कारण उसमें ईएमएफ और ईएमएफ से करंट डेवलप होता है, ठीक है। और इस आपका करंट डेवलप होगा तो उसके कारण आपका टॉर्क डेवलप होगा, और जो भी नेट टॉर्क आपका डेवलप होगा इस दोनों आपका कॉइल के कारण, उसके कारण आपका क्या होता है, डिस्क रोटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये जिस प्रिंसिपल आपका तो आप ये समझिए कि जो आपका फ्लक्स आपका है वो क्या हो रहा है, आपका इंड्यूस कर रहा है ईएमएफ किस में, डिस्क में, बाय द आपका इंडक्शन प्रोसेस, नॉट बाय द कंडक्शन। यहाँ पर आपका जो फ्लक्स का लिंकेज आपका डिस्क में होता है वो आपका इंडक्शन के कारण आपका होता है। तो ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट आपका मेजर कर रहा है क्वांटिटी, वो आपका किस प्रिंसिपल पर होगा, तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज दिस इफेक्ट यूज्ड इन सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, इंडक्शन इफेक्ट, ये आपका जो मेजरमेंट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, इंडक्शन के कारण आपका हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम and a full scale current of 1 milliampere is to be converted into a DC voltmeter to measure 0 to 50 volt. Find the value of resistance to be connected in series. तब यहाँ पर देखिए कोई आपका इंस्ट्रूमेंट आपसे कह रहा है जिसमें आपका क्या दिया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपका दिया है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो आपका है, या मीटर का करंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 मिली एम्पियर, ठीक है। हमें आपका जो है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होगा, जो मेजर करते हैं वोल्टेज और करंट, वो आपका पीएमएमसी और मूविंग आयरन होगा। अगर ये मूविंग आयरन अगर आपका इंस्ट्रूमेंट होता तो उस केस में आपका मेंशन करता कि इंटरनल आपका इंडक्टेंस आपका मूविंग आयरन का क्या है, लेकिन ये आपका मेंशन नहीं किया है, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स ये आपका क्या है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। अब बेसिक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट अगर आपका देखें तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जब आपका इसमें करंट आपका फुल स्केल आप देंगे तो इसके कारण जो वोल्टेज का ड्रॉप आपका होगा वो आपका क्या होगा, Vm, और इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो V आपका क्या होगा, V इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसमें करंट क्या है Im और रेजिस्टेंस आपका क्या है Rm। तो ये आपका क्या है Im इंटू Rm। यहाँ पर आपका देखिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना है 100, ठीक है। मतलब अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो आपका बेसिक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है ये कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है, तो ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका रेजिस्टेंस 100 एंड करंट आपका 1 मिली, 1 इंटू 10 टू पावर -3। दैट मीन्स ये आपका क्या है 0.1 वोल्ट आपका मेजर कर रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट कितना का आपका वोल्टेज मेजर कर रहा है 0.1, पर मुझे इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कराना है वोल्टेज कितना, आपका अप टू मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट, ठीक है। ये आपका वोल्टेज जो हमें मेजर कराना है इस इंस्ट्रूमेंट से वो आपका क्या है 50 वोल्ट। अब हम लोग आपका जानते हैं टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वोल्टेज मेजरमेंट हम लोग क्या करते हैं, मीटर के सीरीज में एक मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका क्या है एक मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस आपका है जिसका हमने नाम आपका क्या दिया RS, ठीक है। अब जब आपका RS आपका कनेक्ट आपका करें तो देखिए जब कनेक्ट नहीं था तो मीटर में के क्रॉस आपका वोल्टेज कितना था Vm। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, करंट तो आपका चेंज आपका होगा नहीं, ठीक है। ये आपका क्या है, क्योंकि सीरीज में आप कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में आपका कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये इंस्ट्रूमेंट आपका जैसे ही मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस कनेक्ट किए तो अब तक जो वोल्टेज का ड्रॉप इस सर्किट में कितना हो रहा था Vm, इस मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस के कारण अपना वोल्टेज ड्रॉप होगा, और टोटल जो वोल्टेज का ड्रॉप आपका होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो भी इसके कारण वोल्टेज का ड्रॉप होगा प्लस ये आपका क्या होगा टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज आपका जो कन्वर्ट आपका करना है मेजर करने के लिए वो क्या है V।
अब हम लोग आपका जानते हैं टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वोल्टेज मेजरमेंट फ्रॉम Vm टू V, हम लोग क्या करते हैं, एक मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस मीटर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और वो क्या है Rs। इसका वैल्यू क्या होता है, तो Rs इक्वल टू होता है Rm इंटू m-1। ये आपका क्या होता है, Rs इक्वल टू होता है Rm इंटू m-1, जहाँ Rm आपका क्या है, मीटर का रजिस्टेंस, या आपका हो सकते हैं इंटरनल रजिस्टेंस, और m आपका क्या होगा, मल्टीप्लाइंग पावर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। m क्या होता है, तो m आपका रेशियो होता है वोल्टेज टू बी मेजर्ड अपॉन मीटर वोल्टेज। तो यहाँ जो वोल्टेज मेजर करना है वो कितना है 50, और मेजर कितना हो रहा है, तो मेजर आपका हो रहा है 0.1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा 500। ठीक है, आप यहाँ पर Rs निकालिए, तो Rs क्या होगा, Rm का वैल्यू कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 100 है, Rm आपका 100 है, और m-1 मतलब 500 - 1, तो ये आपका क्या होगा 100 इंटू 499 आपका ओम। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 499 आपका जो है 499, तो ये आपका हम लोग मल्टीप्लाई जब आपका करेंगे, ऐसा आपका लग रहा है कि हम लोग मल्टीप्लाई किए आपका इसका वैल्यू जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका लिखेंगे, ये आपका होगा 49900, यानी ये आपका क्या होगा 49.9 किलो आपका ओम होगा। ये क्या होगा, किलो ओम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका टाइपो मिस्टेक आपका हुआ है, सभी में यूनिट आपका क्या है किलो आपका है, पर यहाँ आपका क्या है ये ओम है, तो ये क्या है टाइपो मिस्टेक हुआ है, मैं यहाँ पर किलो ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टर्म एसोसिएटेड विथ फ्रिक्शन कंपनसेशन इन सिंगल फेज एनर्जी मीटर। तो आपका देखिए फ्रिक्शन कंपनसेशन में आपका क्या होता है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर या सिंपली कहिए एनर्जी मीटर आपका यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और अगर आपका जो है ओवर कंपनसेट आपका कर देते हैं फ्रिक्शन से, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप सप्लाई कनेक्ट करते हैं और आपका लोड का करंट 0 है, तभी भी आपका जो है स्लोली लेकिन कंटिन्यूअसली आपका डिस्क रोटेट करते रहता है। ठीक है, दूसरा अगर आपका जो है लाइट लोड आपका हो, ये आपका क्या हो लाइट लोड हो, और उस केस में आपका जो है फ्रिक्शन कंपनसेशन अगर आपका ठीक से न हुआ हो, फ्रिक्शन कंपनसेशन ठीक से न हुआ हो, तो आपका लोड लाइट होगा, तो उसके कारण जो टॉर्क डेवलप होगा वो आपका जो है सफिशिएंट इतना नहीं होता है कि उसको आपका क्या करे, डिस्क को रोटेट कर सके, तो आपका डिस्क रोटेट ही नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि हमने यहाँ पर कहा कि अगर ओवर कंपनसेट कर दें, सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं, लोड नहीं होगा तो अपने से रोटेट आपका कंटिन्यूअसली बट स्लोली करते रहता है, लेकिन अगर आपका जो है आपका फ्रिक्शन का कंपनसेशन न भी करें, तभी भी क्या होगा, अगर लाइट लोड होगा तो उस केस में आपका डिस्क रोटेट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट टर्म एसोसिएटेड विथ फ्रिक्शन कंपनसेशन इन सिंगल फेज एनर्जी मीटर। नेक्स्ट आपका पावर फैक्टर एडजस्टमेंट, नहीं आपका पावर फैक्टर का कोई मतलब नहीं है फ्रिक्शन से। नेक्स्ट आपका कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन आपका क्या होता है, टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट की आप एक इनपुट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, तो कैलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं है। स्पीड एडजस्टमेंट, स्पीड एडजस्टमेंट भी आपका जो है फ्रिक्शन के कंपनसेशन से आपका नहीं है। नेक्स्ट आपका होता है क्रीप एडजस्टमेंट, तो ये आपका क्या करते हैं, क्रीप एडजस्टमेंट आपका करते हैं, क्रीपिंग जिसको हम लोग कहते हैं क्रीपिंग। तो यहाँ पर अगर आपका ओवर कंपनसेटेड आपका कर देंगे तो क्रीपिंग फेनोमेना क्या होता है, तो अभी हमने कहा कि अगर ओवर कंपनसेट कर देते हैं
तो सप्लाई वोल्टेज आपने कनेक्ट किया और लोड का करंट नहीं है, तो उस केस में आपका डिस्क स्लोली ही लेकिन आपका कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा, ठीक है। और इसी फेनोमेना को कहते हैं क्रीपिंग। इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं? क्रीपिंग। तो यहाँ पर आपका फ्रिक्शन कंपनसेशन के लिए क्या होता है? क्रीप एडजस्टमेंट आपका हम लोग करते हैं। फर्दर यहाँ पर हमने कहा कि अगर लाइट लोड हो और फ्रिक्शन अगर आपने एक प्रॉपर मैनर में अगर आपका जो है कम नहीं किया है, तो लाइट लोड होगा तो डिस्क रोटेट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग आपका फ्रिक्शन कंपनसेशन टर्म एसोसिएटेड होता है किससे? क्रीप एडजस्टमेंट से, ठीक है। क्रीप यानी क्रीपिंग से आप सिंपल आपका कहेंगे क्रीपिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर मेजर्स डैश ऑफ द इनपुट वोल्टेज ओवर अ फिक्स्ड मेजरिंग पीरियड। इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर जो है वो आपका मेजर करता है ट्रू एवरेज वैल्यू। क्या मेजर करता है? ट्रू एवरेज वैल्यू। ट्रू एवरेज वैल्यू आपका मेजर करता है वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज। जो भी आप इनपुट वोल्टेज आप देंगे उसका ट्रू आपका एवरेज वैल्यू मेजर करता है कौन? इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आपसे सेकेंड आपसे कह रहा है कि रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर जो है, तो रैंप टाइप आपका क्या होगा? तो रैंप टाइप आपका जो है डिजिटल वोल्टमीटर भी इनपुट को आपका क्या करता है? आपका जो है मेजर करता है किसके हेल्प से? तो विद द हेल्प ऑफ आपका जो है रैंप टाइप सिग्नल से। तो वो आपका क्या करता है? सैंपलिंग करता है उसको, ठीक है, सैंपलिंग आपका करता है। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? एंड द रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर डैश द वोल्टेज एट द एंड ऑफ मेजरिंग साइकिल। एट द एंड ऑफ मेजरिंग साइकिल आपका जो है रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर रैंप सिग्नल से इनपुट को आपका क्या करता है? सैंपल आपका करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा? सैंपलिंग आपका करता है, ये आपका सैंपलिंग आपका करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर ट्रू आपका एवरेज वैल्यू को मेजर करता है और रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर क्या करता है? इनपुट को सैंपल करता है किससे? आपका रैंप टाइप आपका सिग्नल से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिटरमिन द एक्टिव पावर ऑफ 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम इफ द 2 वाट मीटर रीडिंग आर 500 वाट एंड 200 वाट। आपसे क्या कह रहा है? डिटरमिन एक्टिव पावर। एक्टिव पावर आपका क्या है? तो एक्टिव पावर जो भी आपका जो है आप जानते हैं 2 वाट मीटर यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ 3 फेज 3 वायर सिस्टम ऑफ पावर। 3 फेज 3 वायर सिस्टम के पावर को मेजर करने के लिए 2 वाट मीटर मेथड आपका यूज करते हैं। तो टोटल जो इनपुट पावर आपका होगा वो आपका क्या होता है? सम ऑफ द पावर मेजर्ड बाय द इंडिविजुअल वाट मीटर। यानी यहाँ पर इनपुट पावर अगर आपका कहें या आपका एक्टिव पावर कहें या टोटल इनपुट पावर या टोटल एक्टिव पावर, वो क्या होता है? सम ऑफ द वाट मीटर रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आपसे कह रहा है कि एक वाट मीटर 500 आपका जो है मेजर कर रहा है और दूसरा आपका मेजर कर रहा है 200। दैट मीन्स टोटल जो इनपुट पावर होगा या एक्टिव पावर आपका होगा वो आपका कितना होगा? तो 700 वाट। 700 वाट। तो ये आपका क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, ठीक है। आज हम लोग आपका जो है कुछ क्वेश्चन आपका यानी आपका 20 क्वेश्चन हमने आपका मेजरमेंट के आपका देखा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका PSPCL में पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो आपका क्या होगा, ठीक है। अगर आपको किसी तरह की आपका क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आपका जो है से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।